अगर आप भी जीएस के सताए हुए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो जीएस का जो भूत है ना वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हम कितना भी पढ़ ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पेपर में एक दो तीन, बस इतने ही क्वेश्चन हमारे याद करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हम पढ़ रहे हैं क्या हम सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, या जो हमारे पास डेटा है क्या वो डेटा पर्याप्त नहीं है? क्या रीजन है इसके पीछे और क्या रास्ता है इसको डोमिनेट करने का, इस पे काबू पाने का? कैसे इस समस्या का हल ढूंढा जाए, कैसे अपने नंबर इंक्रीज किए जाए? इसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप सब कुछ पढ़ें और सर्वज्ञानी बन जाए, या फिर सब कुछ छोड़ दे भगवान भरोसे कि जो आएगा देखा जाएगा। क्योंकि जीएस का कोर्स तो बहुत बड़ा है, उसको पूरा करने में बहुत वक्त गुजर जाएगा और फिर भी पेपर में कुछ नहीं आएगा, बस ऊपर नीचे देखा जाएगा। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को करने के लिए दो तो रास्ते होते हैं, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। लेकिन जीएस को टैकल करने के लिए हमको दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। हमको हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से। इसी परेशानी से जूझते हुए मैंने इसका साधारण सा हल निकाला है। क्यों ना पेपर के क्वेश्चन से ही पढ़ा जाए, उनके माध्यम से ही उनकी डिटेल निकाली जाए। बस यही है हमारा स्मार्ट तरीका। इससे हमारा टाइम भी कम लगेगा और हमें ज्ञान भी ज़्यादा होगा, और हम इसकी रिपीटेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए अब हम इस सीरीज में जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं ना, उनके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी पूरी डिटेल निकालेंगे। देखिए, इससे हमें बहुत फायदा होगा। नंबर एक, हमको पेपर का पैटर्न पता लगेगा। दूसरा है कि क्वेश्चन किस जगह से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में जो भी डेटा है, जो भी हमने पढ़ रखा है, उस सारे डेटा को हम एक क्वेश्चन एंगल दे देंगे। यही सबसे आसान तरीका है पढ़ने का। अपने दिमाग में जो भी डेटा है उसको क्वेश्चन के एंगल से देखें, तभी आप क्वेश्चन को सही अंडरस्टैंड कर पाओगे, और इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये हमारे लिए एक बूस्टर की तरह होगा। और मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ, अगर आप इस एंगल से पढ़ोगे तो पेपर आसान और जल्दी होगा, और सभी के सभी क्वेश्चन ना आपके दिमाग में अपने आप सेट होते चल रहे हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, और जब भी आप दूसरी बार देखें तो आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए। और इसके फिर 10 या 11 या 12 दिन बाद आप वीडियो को एक बार और देखें। फिर देखना आप कितनी एक्यूरेसी आ जाएगी, क्वेश्चन अपने आप सेट हो जाएंगे आपके दिमाग में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें आपकी मदद करेगी पीडीएफ, और आप इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो भी मैंने बताया बस आपको ये सब याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कालिदास सम्मान की आवर्ती क्या है? आवर्ती मतलब उसका सर्कल क्या है, वो किस तरीके से दिया जाता है? तो इसका आंसर देखो आपको दिया हुआ है, 4 साल में एक बार दिया जाता है। लेकिन इसको देता कौन है और ये शुरू कब हुआ था, और सबसे पहले किसको मिला, और सबसे लेटेस्ट किसको मिला, ये हम इसमें जानेंगे। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1980 में हुई थी, और ये शुरू किया गया था एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये एक आर्ट अवार्ड है। ठीक है, जो कि क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक और थिएटर में दिया जाता है। सबसे पहले ये 1980 में दो लोगों को दिया गया। नंबर 1 एम मंसूर को, और नंबर 2 एस श्रीनिवासा। और 2022 में ये दिया गया है पंडित वेंकटेश कुमार को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बस इसमें इतनी डिटेल याद नहीं है। ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया, 1980 में शुरू हुआ, और ये क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक और थिएटर में दिया जाता है। सबसे पहले एम मंसूर जी को मिला, फिर उनके साथ साथ एस श्रीनिवासा को मिला, और जो सबसे लेटेस्ट मिला है ये पंडित वेंकटेश कुमार जी को मिला है। ठीक है, और इनकी जो कैटेगरी है वो क्लासिकल म्यूजिक ही है। ठीक है ना, क्लासिकल म्यूजिक में मिला है इनको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इनमें से मैन सर्च ऑफ मीनिंग के रचनाकार कौन है? देखिए, ये जो बुक है ना, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान
जो कैदी थे ना, जो नाजियों के अंडर में थे, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया है, एक इंडिविजुअल को लेकर उसकी स्टोरी बता गई है, उसका एक्सपीरियंस बता गया है। ये फ्रैंकलिन ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें इतना ही याद रखना है आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, शहरी सब रोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम भारत के किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दो विशेष घटक हैं? देखिए इसका आंसर तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। तो हम बाकी योजनाओं के बारे में, योजना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली आते हैं इनके सन से कि ये कब शुरू की गई। देखिए अंत्योदय अन्न योजना, ये आपकी एक राशन कार्ड की योजना है, जो आपको राशन कार्ड मिलता है ना। देखिए ये 2000 में शुरू की गई थी, उस टाइम अटल बिहारी जी की सरकार थी। देखिए इसमें दो प्रकार के कार्ड बनते हैं। पहले कार्ड में क्या है, आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन मिलता है। अगर आपके घर में 4 व्यक्ति हैं तो आपको 20 किलो मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए 5 किलो मिलता है। और 5 किलो में 3 किलो तो मिलते हैं आपको गेहूं, और 2 किलो मिलते हैं चावल। और जो दूसरा कार्ड आता है, उसके अंदर आपको 35 किलो राशन मिलता है, जिसके अंदर आपको 20 किलो तो मिलते हैं गेहूं और 15 किलो मिलते हैं चावल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरी योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। देखो ये जो योजना है, ये 1995 में चलाई गई थी। इसका जो मेन उद्देश्य है, गांव के जितने भी लोग हैं वो गांव के आसपास ही रहे या गांव में ही रहे, उनके लिए रोजगार का जो सृजन है वो गांव के आसपास ही किया जाए, ताकि जो नौजवान है, जो युवा व्यक्ति हैं, उनका गांव से पलायन ना हो, वो गांव से बाहर ना जाए, उनको रोजगार उनके गांव में ही प्रोवाइड किया जाए और ब्याज की दरें कम करके उनको लोन दिया जाए। ये इसका मेन उद्देश्य है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2000 में शुरू हुई। देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है बस वो ये है कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए और समय के अंदर पूरा किया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर तो नृत्य है, यानी कि ये अवार्ड किस कैटेगरी में मिलता है, नृत्य में। अब अब हम जानते हैं गुरु गंगाधर प्रधान जी के बारे में। देखिए ये उड़ीसा के रहने वाले थे और इन्होंने भुवनेश्वर के अंदर उड़ीसा नृत्य अकादमी की शुरुआत की थी 1986 में, जहाँ पे ये फॉरेनर और इंडियन दोनों को एक साथ नृत्य सिखाते थे। उड़ीसी व जो अदर क्षेत्रीय नृत्य थे ना, वो वहाँ पे सिखाते थे। और इसके लिए ही इनको 2008 में पद्म श्री भी मिला। ठीक है फ्रेंड्स, और 1998 में इनको राष्ट्रीय संगीत नाटक के अवार्ड से भी नवाजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में इतनी डिटेल बहुत है, मैक्सिमम है, बस ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, जब भी है आपको निशान क्या लगा था, नृत्य से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, जिनका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में किया गया था? अब देखो इसका आंसर क्या है, मैक्सिको। अब हम जानते हैं यहाँ से हरित क्रांति के बारे में। देखिए हरित क्रांति को हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, हरित क्रांति का जो दशक था वो 1960 था। ठीक है, लेकिन इंडिया में कब शुरू हुई है, 1968 में। ये आपको सन याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कभी कभी क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा ना, तो क्वेश्चन ऐसे पुट अप कर लेगा कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आपको पंचवर्षीय योजना पता होनी चाहिए। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना आई वो 1951 से 56 तक चली। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई वो 1956 से 61 तक चली। और जो तीसरी आई वो 1961 से लेकर 66 तक चली। और जो चौथी आई वो 1966 स्टार्ट हुई। अब इसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा ना, फोर्थ का, ठीक है, तो कौन सी, फोर्थ,
पंचवर्षीय योजना। तो ये आपको दोनों सन याद रखने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, सरदार बलदेव सिंह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। और भारत की जो फर्स्ट कैबिनेट थी ना, उनके सारे ही नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पेपर में बार बार रिपीट आते रहते हैं। आपको पहले कैबिनेट थी ना, उसके नाम पता होने चाहिए, एटलीस्ट जो बहुत मेन थे उनके तो पते होने चाहिए। देखो, ये जो नेम है ना, कार्ड जो, ये बलदेव सिंह जी के बाद आए थे रक्षा मंत्री के पद पे, ठीक है। और एक चीज आप और ध्यान रखिए, रक्षा मंत्री जो है ना, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आए ना, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपने शासन काल में डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री भी रहा है, तो उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखिए, आप पहली जो कैबिनेट है उसके नाम लिख सकते हैं, मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। जो पटेल जी थे, वो गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री भी थे, ठीक है। अबुल कलाम आजाद जो थे, वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे यानी कि शिक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर जॉन मथाई जो थे, वो रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ठीक है। और सरदार बलदेव सिंह जो थे, वो रक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। और आर के सनमुखम चेट्टी जो थे, वो पहले वित्त मंत्री थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इतने नाम भी याद रखोगे पहले कैबिनेट के, तो ये भी बहुत है, दैट इज इनफ टू रिमेम्बर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, द लास्ट सॉन्ग ऑफ डेस्क, ये किसका उपन्यास है? देखिए, इसका आंसर तो सिद्धार्थ धनवंत है। देखिए, ये जो रविंद्र सिंह जी हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के रोमांटिक लेखक हैं। और इरा त्रिवेदी जो है, ये भी रोमांस के बारे में लिखते हैं, यानी कि ये भी रोमांटिक राइटर है और एक योगा टीचर भी है, जो कि फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही प्रकार की नॉवेल्स लिखने में माहिर हैं, ये लिखती हैं। अगर आपको नहीं पता है कि फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या अंतर है, तो जो फिक्शन स्टोरीज होती हैं वो होती है काल्पनिक, यानी कि मन घड़त कहानियां, यानी कि अपने दिमाग से ही कैरेक्टर को पैदा किया जाता है, ठीक है। और नॉन फिक्शन होती है सत्य कथाएं, जैसे किसी की बायोग्राफी वगैरह, है ना, इस तरह की, तो वो क्या होती है, नॉन फिक्शन। समझ गए फ्रिक्शन और नॉन फिक्शन क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई भी ऐसी बुक हो जो रोमांस से रिलेटेड हो, तो रविंदर सिंह या इरा त्रिवेदी पे आप निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर रोमांटिक कहानियां लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारो तसेचु, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो तो प्लीज माफ कर देना। सबसे लोकप्रिय कहाँ का त्योहार है? इसका नाम ही बोलने में तो दिक्कत हो रही है। अब देखो, ये भूटान का है। अब इतने खतरनाक क्वेश्चन आने लगे पेपर में, ठीक है। पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है, बताओ याद करने में कितनी दिक्कत हो रही है। आपको बस कुछ नहीं करना कि जितने भी इसमें नाम दिए हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको इनके जो भी मेन मेन त्योहार है उनको याद करना है, ठीक है। म्यांमार का जो सबसे फेमस त्योहार है उसका नाम है थिंगियान। इसमें वो बर्फ से नहाते हैं, नए साल के मौके पर बर्फ की बौछार में नहाते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं बर्मी, ठीक है। दोनों में से एक, अगर इन दोनों का नाम आया तो आप क्या आंसर लगाएंगे, म्यांमार, ठीक है। ये आपको आगे के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं मालदीव। मालदीव में जो सबसे फेमस त्योहार है वो है ईद। वहां पे क्या मनाई जाती है, ईद, ठीक है। और चाइना का देखते हैं। तो चाइना का है, देखो जैसे चाइना ऐसा नाम होगा, सांग युआन बोलते हैं उसको। देखो, इतना डिफिकल्ट सा नहीं मांगा ना, आपको पता लग जाएगा कि चाइना का त्योहार है। और एक त्योहार और माना जाता है जिसको हम बोलते हैं लालटेन, ठीक है फ्रेंड्स। दो त्योहार हो गए आपके पास चाइना के, एक होगा मालदीव का और एक हो गया म्यांमार का। ये आपके पड़ोसी देश है। बस आपको कमेंट बॉक्स में इनकी कैपिटल बतानी है, इनकी राजधानी क्या क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में से साहित्यिक नृत्य भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? तो ये थी टी बाला सरस्वती जी। बाकी तीनों के बारे में भी जानते हैं। कुमुदिनी जो लखियां हैं, कथक डांस सिखाती है, ठीक है। और जो निर्मला मेहता जी हैं, ये मणिपुर का फोक डांस सिखाती है, मतलब जो वहाँ का लोकल डांस है वो सिखाती है, ठीक है। बिजनी सतपथी जो है, ये उड़ीसी डांस सिखाती है। देखिए, हमने अभी अभी एक और जो नृत्य सिखाते हैं उड़ीसी, उनका भी नाम डिस्कस किया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना कि वो कौन थे, ठीक है, ताकि आप अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकें। अगर आपका 10 मिनट पहले का याद नहीं है तो सोचो कि 1 साल पहले का कैसे याद रहेगा।
तो क्वेश्चनों को रिकॉल करते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत को वर्ष 2023 के निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देखो इनको मिला है पद्म विभूषण। इनके अलावा ये 5 लोगों को और मिला है। ठीक है, नंबर 1 पे ये मिला है बाल कृष्ण दोषी को मिला है। नंबर 2 पे मिला है दिलीप महालनबिस को मिला है। और नंबर 3 पे मुलायम सिंह यादव को मिला है। और नंबर 4 जाकिर हुसैन जी को मिला है। और नंबर 5 एम एस कृष्णा जी को मिला है। और नंबर 6 श्रीनिवास वर्धने को मिला है। अब आप इसमें से ना 3 नाम नोट करिए। जो नंबर 1 पे है बालकृष्णन दोषी है, इनको मरणोपरांत मिला है। दिलीप महालनबीस को मरणोपरांत मिला है। और मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत मिला है। बाकी जो 3 है जाकिर हुसैन, एम एस कृष्णा और श्री निवास वर्धने जो जी है, इनको ये जीते जी मिला है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हमारे देश का नंबर 2 का पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार। नंबर 1 पे भारत रत्न है। नंबर 2 पे पद्म विभूषण है। नंबर 3 पे पद्म भूषण है। और नंबर 4 पे है पद्मश्री। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मुलायम सिंह जी ने 1992 में एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है साइकिल, जिसके अब जो अध्यक्ष हैं वो है अखिलेश यादव। और मुलायम सिंह जी 1996 से लेकर 98 तक यानी कि 2 साल हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? वो है पुर्तगाल है। ठीक है, देखो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं मैसी। अगर आप फुटबॉल के प्लेयर हो और आप रोनाल्डो को जानते हो तो मैसी को भी जरूर जानते हो। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, सोहराई करम और जावा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो झारखंड इसका आंसर है। झारखंड में एक और त्योहार बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है जिसका नाम है सरहुल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, साल के पेड़ की पूजा करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि प्रकृति की पूजा करते हैं। हरियाणा देखते हैं, हरियाणा का जो सबसे फेमस त्योहार है उसको बोलते हैं लोहड़ी। हरियाणा और पंजाब का दोनों जगह का सबसे फेमस त्योहार है लोहड़ी। और आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध त्योहार है, एक कुचिपुड़ी है और दूसरा है भीष्म एकादशी। ठीक है फ्रेंड्स, और राजस्थान के जो सबसे फेमस त्योहार है जिसमें है पुष्कर मेला, गणगौर महोत्सव, माउंट आबू। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर राजस्थान से आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समीक्ष और संस्कृति के रूप में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देते हैं? देखिए इसका आंसर है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 14 में क्या है? सभी के लिए समान कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और 17 में क्या है? अनटीचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता। और 16 में है हमारा सभी नौकरियों के लिए समान अवसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में दिया है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है 9 दिनों के। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन 9 दिनों के लिए माना जाता है उत्सव। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आंध्र प्रदेश में माना जाता है। ठीक है,